यस। बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोर डेटा। आज हम कोर डेटा का जनरल क्लासिफिकेशन करेंगे। कोर डेटा है, इसको दो ग्रुप में बांटा गया है, एक ग्रेन डेटा और दूसरा ग्रुप है ग्रेन डेटा। कोर डेटा को दो ग्रुप में बांटने से पहले हमको कोर डेटा और नॉन कोर डेटा में अंतर पता होना चाहिए। हालांकि ये आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि कोर डेटा और नॉन कोर डेटा में क्या अंतर है। मैं 2 या 3 बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे कोर डेटा है, इनके सदस्यों के अंदर नोटोकोड पाई जाती है, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, और नॉन कोर डेटा के जो सदस्य हैं उनमें नोटोकोड अनुपस्थित होती है, गिल स्लिट्स अनुपस्थित होते हैं। यदि आपसे कोर डेटा नॉन कोर डेटा अंतर पूछा जाए तो कोई भी बता देगा, लेकिन कई बार ये पूछा जा सकता है कि साहब कोर डेटा और नॉन कोर डेटा में एक समानता बताइए। तो समानता आपको ये बतानी है कि नॉन कोर डेटा और कोर डेटा दोनों सदस्यों के अंदर एक्सेशन पाया जाता है। एक्सेशन का मतलब है अक्षीयता पाई जाती है, यानी कि पत्ते की जंतु है उसके 2 सिरे होता है, एक तो अग्र सिरा है, वो पश्च सिरा है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, कई मतलब पूर्व जो वर्षों में पूछा गया है कि जो कोर डेटा और नॉन कोर डेटा में एक समानता बताइए। तो एक समानता हो जाएगी कि कोर डेटा और नॉन कोर डेटा में अक्षीयता पाई जाती है। अगर 2 डिफरेंस पूछते हैं तो दूसरा आंसर ये भी हो सकता है कि दोनों ही समूह के जो जंतु हैं या कोर डेटा नॉन कोर डेटा के जो जंतु हैं, इनका जो शरीर है द्विपार्श्व संरचित होता है। अब अपन कोर डेटा का वर्गीकरण करेंगे और कोर डेटा के जो वर्गीकरण है इसका क्या आधार है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। कोर डेटा है, जैसे मैंने अभी बताया था कि 2 इस ग्रुप में बांटा गया है। पहला जो ग्रुप है इसको एक ग्रेन डेटा कहते हैं और दूसरा जो समूह है उसको ग्रेन डेटा कहा जाता है। एक ग्रेन डेटा इसको इसलिए कहा जाता है कि ये जो एक ग्रेन डेटा है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो ए और दूसरा ग्रेन डेटा। ए का मतलब होता है एब्सेंट और ग्रेन डेटा का मतलब होता है क्रेनियम। क्रेनियम जंतुओं के मस्तिष्क के ऊपर पाए जाने वाला आवरण होता है, या अपन इसको ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, जिसके अंदर ब्रेन या मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। तो एक मतलब अनुपस्थित हो गया, यानी कि एक रेडिटा के जो जंतु हैं या एक रेडिटा समूह के जो जीव हैं उनमें मस्तिष्क और मस्तिष्क आवरण नहीं पाया जाता, या यूँ कहते हैं कि ब्रेन और ब्रेन बॉक्स नहीं पाया जाता। या यूँ कह सकते हैं कि एक रेडिटा के सदस्यों का अंदर है मस्तिष्क आवरण या क्रेनियम है अनुपस्थित होता है। एक डेटा दूसरा नाम है प्रोटोकोर डेटा। प्रोटोकोर डेटा भी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है प्रोटो और दूसरा शब्द है कोर डेटा। जहां पे कोर डेटा वर्ड आता है उसका अर्थ होता है नोटोकोड का पाया जाना या नोटोकोड का उपस्थित होना या फिर नोटोकोड। प्रोटो के अंदर आप देखिए आगे का जो शब्द है प्रो बना हुआ है। प्रो का अर्थ होता है पहले और कोर डेटा का मतलब है नोटोकोड, यानी कि जो कोर डेटा की जो पूर्व की अवस्था है उस समूह को प्रोटोकोर डेटा कहते हैं। तो कोर डेटा के जो पूर्व जो समूह है उसको प्रोटोकोर डेटा या एक ग्रेन डेटा कहा जाता है। और प्रोटोकोर डेटा है, इसको आगे 3 सब क्लास के अंदर है डिवाइड किया गया है, जिसमें जो पहली सब क्लास है जिसका नाम है हेमिकोर डेटा, दूसरी सब क्लास है उसका नाम है यूरोकोर डेटा, और तीसरी जो सब क्लास है उसको कहता है सिफेलोकोर डेटा। ये जो एक ग्रेन डेटा है प्रोटोकोर डेटा है, इसको जो 3 सब फाइलों में जो बांटा गया है उसका आधार भी इसके अंदर नोटोकोड की उपस्थिति है। किसी समूह के अंदर है नोटोकोड है केवल अग्रभाग में पाई जाती है,
कुछ सदस्यों में या कुछ जंतुओं में नोटोकॉर्ड है पूंछ भाग में पाई जाती है, और कुछ सदस्यों के अंदर है नोटोकॉर्ड है शरीर की पूरी लंबाई में पाई जाती है। इस आधार पर प्रोटोकॉर्डेटा को या यूक्रेनेटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया है, जिसमें पहला सब फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा है, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे पहले इसका जो भाग है हेमी, और दूसरा का मतलब है कॉर्डेटा। हेमी का मतलब होता है अर्ध, यानी कि आधा, और कॉर्डेटा का मतलब हो गया नोटोकॉर्ड, यानी कि जिन सदस्यों के अंदर है नोटोकॉर्ड है अग्र अर्ध भाग में पाई जाती है उसको हेमिकॉर्डेटा कहा जाता है। और यूरो का मतलब होता है टेल, टेल का मतलब होता है पूंछ, यानी कि यूरोकॉर्डेटा के जो सदस्य हैं इसमें जो नोटोकॉर्ड है लार्वा अवस्था के अंदर है पूंछ भाग में पाई जाती हैं, इसलिए इसको अपन यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम और है जिसको अपन ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। ट्यूनिकेटा क्यों कहा जाता है? ट्यूनिकेटा इसको इसलिए कहा जाता है कि यूरोकॉर्डेटा के जो सदस्य होते हैं इसके बाहर एक चोल पाया जाता है, या इसको अपन टेस्ट कहते हैं, टेस्ट पाया जाता है, और उस टेस्ट के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, और उस प्रोटीन को अपन ट्यूनिसिन कहते हैं। और क्योंकि इसके जो बाहरी चोल के अंदर या बाहरी कवच के अंदर या बाहरी टेस्ट के अंदर है एक विशेष प्रकार की प्रोटीन ट्यूनिसिन पाई जाती है, इसलिए इसको अपन ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। यूरोकॉर्डेटा है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है कि इसका कोई विशिष्ट लक्षण बताइए, या यूं पूछा जाए कि भाई इसको यूरोकॉर्डेटा को कॉर्डेटा में सम्मिलित क्यों किया गया है, क्योंकि इसके जो वयस्क के अंदर है नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर ये होगा कि क्योंकि यूरोकॉर्डेटा के जो सदस्य हैं इसके जो लार्वा अवस्था के अंदर पूंछ के अंदर है नोटोकॉर्ड पाई जाती है, इसलिए इसको कॉर्डेटा में सम्मिलित कर लिया गया है। अगर इसका कोई दूसरा लक्षण पूछे, इसका कोई विशेष लक्षण बताइए, तो अपन ये कह सकते हैं कि इसकी जो टेस्ट है या कवच है उसके अंदर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, उसको ट्यूनिसिन कहते हैं। यह कोई तीसरा विशेष तो और बताना है तो अपन ये बता सकते हैं कि यूरोकॉर्डेटा के जो सदस्य है इसके अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटाबॉलिज्म पाई जाती है। रिट्रोग्रेसिव मेटाबॉलिज्म एक इसका विशिष्ट लक्षण है जो केवल यूरोकॉर्डेटा के सदस्यों के अंदर ही पाया जाता है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि रिट्रोग्रेसिव मेटाबॉलिज्म होता क्या है। सामान्यतः होता है क्या है कि जितने भी जो जंतु हैं उनके अंदर प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि जब लार्वा है एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो लार्वा तो होता है इनएक्टिव, और जब वयस्क में कन्वर्ट होता है तो वो फिर सक्रिय एक्टिव हो जाता है। जबकि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि लार्वा तो होता है एक्टिव, और जैसे ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो इनएक्टिव में हो जाता है। यानी कि जैसे इसका जो लार्वा था रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, तो लार्वा तो था एक्टिव, समुद्र के अंदर या जल के अंदर स्वतंत्र रूप से ये तैरता था। जैसे एडल्ट में कन्वर्ट हुआ तो ये समुद्र के अंदर किसी चट्टान के अंदर जाकर ये अटैच हो जाता है, यानी कि अपने ये स्थानबद्ध या सहसा जीवन यापन करता है। तो रिट्रोग्रेसिव मतलब हुआ कि जो एक्टिव लार्वा है वो इनएक्टिव एडल्ट में कन्वर्ट होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब हुआ कि इनएक्टिव जो लार्वा है वो एक्टिव एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा जो सब फाइलम है यूक्रेनेटा का, जिसको अपन सिफेलोकॉर्डेटा कहते हैं। वैसे सिफेलोकॉर्डेटा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सिफेलो का मतलब होता है हेड, और कॉर्डेटा का मतलब नोटोकॉर्ड हुआ। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो सिर से लगाकर पूंछ भाग तक, यानी कि जो नोटोकॉर्ड है वो बॉडी की पूरी लंबाई के अंदर पाई जाती है, इसको अपन सिफेलोकॉर्डेटा कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जो प्रोटोकॉर्डेटा के जो 3 सब फाइलम है इसमें मुख्य रूप से जो अंतर ये हुआ कि हेमिकॉर्डेटा के अंदर है नोटोकॉर्ड है, शरीर के अग्र अर्धभाग में पाई जाती है। यूरोकॉर्डेटा है, इसमें जो नोटोकॉर्ड है केवल लार्वा अवस्था के अंदर पूंछ भाग में पाई जाती है, लेकिन एडल्ट में नहीं पाई जाती।
ये जरूर बात ध्यान रखनी है। और सिफेलोपोडेटा है, इसके अंदर नोटोकॉर्ड है शरीर की पूरी लंबाई में पाई जाती है। हेमिकोर्डेटा को आगे दो क्लास के अंदर बांटा गया है, जिसमें पहली क्लास है एंट्रोपन्यूस्टा और दूसरी जो क्लास है जिसको अपन टेरोब्रेंकिया कहते हैं। एंट्रोपन्यूस्टा है, इनके जो सदस्य है सामान्यतः इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो सीधी पाई जाती है, और टेरोब्रेंकिया है, इनके जो सदस्यों के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो यू के आकार की पाई जाती है। एंट्रोपन्यूस्टा का जो सदस्य है या इसके जो एग्जाम्पल है, इसको बेलेनोग्लोसस कहा जाता है। बेलेनोग्लोसस है, इसका एक सामान्य नाम है टंगवर्म और दूसरा सामान्य नाम है ओक नट। इसको टंगवर्म क्यों कहा जाता है? वर्म का मतलब होता है कृमि और टंग का मतलब होता है जीभ, क्योंकि इसकी आकृति है जीभ के आकार की होती है और ये कर्मी के समान होता है, इसलिए इसको टंगवर्म या जिह्वा कर्मी या जीभ कर्मी के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जिसका कॉमन नेम दे रखा है इसका ओक नट। ओक एक फल होता है और इस फल की आकृति है वो इस बेलेनोग्लोसस के समान होती है, इसलिए इसको ओक नट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो दूसरी क्लास है उसको टेरोब्रेंकिया कहते हैं। टेरोब्रेंकिया का एग्जांपल लेप्टोप्लूरा हुआ। दूसरी जो सब फाइलम है जिसको यूरोपोडेटा कहते हैं। यूरोपोडेटा है, इसको तीन क्लास में बांटा गया है, जिसमें जो पहली क्लास है जिसको अपन एसिडिया कहते हैं, दूसरी क्लास है थेलिसा कहते हैं और तीसरी क्लास है लार्वेसे कहते हैं। एसिडिया के जो सदस्य होते हैं वो सामान्यतः सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब है स्थानबद्ध होते हैं, यानी कि स्थिर होते हैं। थेलिसा के जो सदस्य होते हैं ये जल के अंदर है, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले होते हैं, यानी कि ये फ्री स्विमिंग होते हैं। और लार्वा के सदस्य जो होते हैं इनकी आकृति सामान्यतः लार्वा के समान होती है, इसलिए इसको अपन लार्वेसे कहते हैं। एसिडिया है, इसका जो एग्जाम्पल है वो हर्डमानिया है। हर्डमानिया जो कि एक स्थिर प्राणी है, सेसाइल प्राणी है, समुद्र में पाया जाता है, समुद्र की तली में पाया जाता है और किसी चट्टान से चिपका हुआ पाया जाता है। और जैसे कि इसके अपन कैरेक्टर देखे थे कि इसके अंदर जो टेस्ट पाई जाती है या इसकी जो चोल पाई जाती है, उस चोल में एक विशेष प्रकार का पदार्थ या प्रोटीन पाई जाती है, इसको ट्यूनिसिड कहते हैं। हर्डमानिया को एक सी स्क्वेट्स नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसका कॉमन है समुद्री फव्वारा या सी स्क्वेट्स है। सी स्क्वेट्स का मतलब ये हुआ समुद्री फव्वारा। समुद्री फव्वारा इसको इसलिए कहा जाता है कि जो हर्डमानिया है इसमें दो साइफन होते हैं और इसमें दोनों साइफन के अंदर है, जो एक साइफन है उसका नाम है ब्रेंकियल साइफन और जो दूसरा जो साइफन है उसको कहता है अपन एट्रियल साइफन। इस तरह से ये तो इसका ब्रेंकियल साइफन और ये जो है इसका एट्रियल साइफन। तो जब भी इसको मान लीजिए हर्डमानिया का अपन जैसे स्पर्श या टच किया जाता है, तो टच किया जाता है तो या तो ये एट्रियल साइफन से या ब्रेंकियल साइफन से पानी की धारा छोड़ता है, यानी कि पानी को फव्वारे के रूप में छोड़ता है, इसलिए इसको समुद्री फव्वारे के नाम से जाना जाता है। थेलिसा जो सब क्लास जो है इसके दो एग्जाम्पल है, साल्पा है, रोलियोलम है और एक और इसका एग्जाम्पल है पायरोसोमा भी है। इसके जो सदस्य हैं समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, तैरते हुए पाए जाते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, ठीक है। जबकि ये जो सदस्य हैं ये हर्डमानिया वो स्थिर प्राणी है। तीसरी जो क्लास है ट्यूनिकेटा की, इसको लार्वेसे कहते हैं। इसके जो सदस्य लार्वा की आकृति के होते हैं और इसका जो एग्जाम्पल है ओइकोप्लियोर होता है। इसी तरह से जो तीसरा सब फाइलम है सिफेलोपोडेटा। सिफेलोपोडेटा का केवल एक ही क्लास है जिसका नाम है लेप्टोकार्डाई। और ये जो लेप्टोकार्डाई है इसका जो एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस है। इसको ब्रेंकियोस्टोमा भी कहा जाता है। एम्फियोक्सिस है, इसकी जो आकृति है बाले के समान होती है और बाले के समान होने के कारण इसको लैंसुलेट के नाम से भी जाना जाता है। तो आज ये जो वीडियो है यहाँ तक अपन करेंगे और अगला जो टॉपिक है जैसे क्रेनिटा है, ये क्रेनिटा अपन अगले टॉपिक के अंदर शुरू करेंगे। तो क्रेनिटा का जो शुरू करने से पहले इसके बारे में आपको जानकारी होना
जरूरी है।